एक औरत को भी मन होता है। दीदी दीदी, जल्दी अंदर आ जाओ, पापा आ रहे हैं। दिव्या और नेहा दोनों जो घर के बाहर गार्डन में बैठ के गप्पे मार रही थी, दौड़ी दौड़ी घर के अंदर आ जाती हैं। दरअसल तिवारी जी का खौफ ही इतना था कि घर में एक सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज़ आती। तिवारी जी के गाड़ी लगाते ही घर में एकदम सन्नाटा हो जाता था। हाथ मुंह धोकर बैठे और उतने में रश्मि जी उनके लिए चाय लेकर आ गई। चाय पीते पीते बोले, कल दिव्या को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, सही समय पर तैयार होने के लिए कह देना। पर एक बार उससे पूछ तो लो, क्या वो भी राजी है इस शादी के लिए? घर में दो दो जवान लड़कियां बैठी हैं शादी के लिए, और तुम अच्छे खासे में ना कहकर अपशगुन मत फैलाओ। मैं अपनी बेटियों का दुश्मन नहीं हूँ, मैं उनका भला ही चाहता हूँ, बाप हूँ मैं उनका। तिवारी जी की दो बेटियां थीं, दिव्या और नेहा। दिव्या नेहा से 3 साल बड़ी थी। घर के सभी फैसले तिवारी जी ही लेते थे, फिर वो चाहे बेटियों की पढ़ाई हो, उनकी पसंद उनकी नापसंद, या फिर पढ़ाई होने पर नौकरी करनी है या नहीं। उनका मानना था कि सिर्फ लड़कियों की पढ़ाई को देखकर भी उनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, और हुआ भी कुछ वैसा ही। दिव्या को देखने के लिए एक अमीर परिवार का काफी पढ़ा लिखा लड़का आने वाला था, जिसका नाम आयुष था। दूसरे दिन लड़के वाले दिव्या को देखने घर आ जाते हैं। रश्मि जी सभी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हैं। थोड़ी देर तिवारी जी रश्मि जी से दिव्या को बुलाने के लिए कहते हैं। दिव्या आज गुलाबी साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। आयुष ने जैसे ही दिव्या को देखा, वो उसे पसंद आ गई और दोनों की शादी तय हो गई। तिवारी जी ने भी किसी की भी राय न लेते हुए शादी के लिए हाँ कह दी। पर ये बात रश्मि जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पर करती भी तो क्या? तिवारी जी ने कब किसकी सुनी है जो आज वो किसी की सुनेंगे? सब कुछ निपट जाने के बाद जब वे बैठे तो कहने लगे, रश्मि, आराम करके काम नहीं चलेगा, अब हमें शादी की तैयारियों में लग जाना चाहिए। 4-5 दिन बाद लड़के के पापा ने फ़ोन किया और कहने लगे कि शादी अगले हफ्ते ही हो जानी चाहिए, नहीं तो उसके बाद मुहूर्त नहीं है। इधर से तिवारी जी बस हाँ हाँ ठीक है बोले जा रहे थे, क्योंकि इस रिश्ते को वे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। शादी का दिन भी आ गया। तैयारियां भी घर में ठीक ठाक चल रही थी, पर दिव्या अंदर से दुखी थी। दरअसल तिवारी जी के घर की परिस्थिति साधारण ही थी, ज्यादा अमीर नहीं तो ज्यादा गरीब भी नहीं। दिव्या चाहती थी कि उसने जो इतनी पढ़ाई की है उसका सही मायने में उपयोग करे, एक अच्छी सी नौकरी करे और अपने पापा का घर खर्च में हाथ बटाए। तिवारी जी ने जितना कमाया उतना सब कुछ अपनी बेटियों के लिए ही संजो के रखा था, और जब ये रिश्ता आया तो उन्होंने एक बार भी आगे पीछे सोचा नहीं और रिश्ते के लिए हाँ कह दी। दिव्या की शादी खूब धूमधाम से की। लड़के वालों ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो देना है आप अपनी बेटी को दीजिए, और ये कहकर उनसे जेवर, फर्नीचर से लेकर टीवी और घर के सारी उपयोग में आने वाली वस्तुएं ले ली। सब कुछ बेटी को ही तो दिया है। विदाई के समय दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। निकलते समय दिव्या ने एक फटी चादर अपने साथ ले ली थी। ये देखकर माँ ने उससे वो चादर को खींचने की कोशिश की और कहा, बेटा ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे घर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? उतने पर दिव्या बोली, माँ ये चादर मेरे लिए सारी कीमती चीज़ों से ज़्यादा मायने रखती है। जब कभी तुम्हारी याद आएगी इसे मैं ओढ़ लिया करूँगी। इसमें तुम्हारी ममता, तुम्हारा प्यार है। और उसने वो चादर अपने बैग में रख ली और अपने ससुराल चली गई। दूसरे दिन सुबह सास ने दिव्या को घर के तौर तरीकों के बारे में बताया, सभी की पसंद नापसंद के बारे में भी बताया। 4-5 दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद एक दिन कामवाली से कहा, कल से मत आना तुम, काम ही कितना होता है घर में, गिन के 4 मुर्गी तो हैं घर में, और अब तो बहू भी आ गई है और उसे उसके मायके में काम करने की आदत तो है ही, सो
तुम कल से मत आना। दिव्या की सुबह अब 4:30 बजे हो जाती। नहा धोकर नाश्ते की तैयारी, पति का टिफिन, दोपहर का खाना, कपड़े, झाड़ू पोछा, सब कुछ उसे अकेले ही करना पड़ता। और उस पर सास की रोज नई फरमाइश, कभी ये बना तो कभी वो बना। एक दिन वो अपने पति से बोली, एक बात कहूँ, क्या मैं नौकरी कर सकती हूँ? उस पर उसने कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत है नौकरी की? 2 टाइम का तो खाना मिल ही रहा है ना, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम नौकरी करके क्या करोगी? मेरे माँ बाप का ध्यान रखो, उनकी सेवा करो, बस यही काफ़ी है। और वो ऑफिस चला गया। दिव्या को बहुत बुरा लगा। उसका आज मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसने अपनी माँ और बहन को फ़ोन लगाया और उनसे जी भर के बातें की। तब कहीं जाके उसे अच्छा महसूस हुआ। शाम को दिव्या किचन में सभी के लिए चाय बना रही थी। उतने में आयुष ऑफिस से आ जाता है। हाथ मुंह धोते बाथरूम की तरफ मुड़ा तो सास बोली, बेटा एक बात पूछनी थी। हाँ माँ बोलो। हम इस घर में रहे या ना रहे? क्यों, क्या हुआ? आयुष ने पूछा। बेटा मैं दोपहर में अपने कमरे में जा रही थी आराम करने, तब तेरी बहू को अपनी माँ से ये कहते सुना कि सास बहुत परेशान करती है। अब तुम ही बताना बेटा, ऐसा मैंने क्या किया? इतना सुनते ही आयुष आग बबूला हो गया और जोर से दिव्या को आवाज़ लगाई। दिव्या हाथ में चाय लाते हुए बोली, ये लीजिए चाय, सभी के लिए बना रही थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई लाने में। चाय गई भाड़ में। पहले ये बताओ, किससे बुराई की मेरी माँ की? तुमने अपने मायके में? मैंने तो माँ का नाम तक नहीं लिया, बस घर में सभी की हालचाल ले रही थी, और कोई बात नहीं। तो क्या मेरी माँ झूठ बोल रही है? आयुष ने कहा, इधर दो वो फोन, मेरी बात तो सुनो। दिव्या बोली। आयुष ने उस फोन को बंद करके अलमारी में रख दिया और दिव्या के एक थप्पड़ जड़ दिया और अपने कमरे में चला गया। दिव्या आज बहुत रोई और उसे इस बात का भी बुरा लग रहा था कि उसने जो गलती की ही नहीं, उसकी सज़ा उसे मिल रही है। रात भर दिव्या रो रही थी, पर आयुष ने उसे एक बार भी चुप करने की कोशिश नहीं की। बेटा अपनी तरफ से ये समझकर सास ने दिव्या पर बहुत बंधन लगाए। किसी से बात नहीं करनी, बाहर कहीं आना जाना नहीं, वो कहेगी वही घर में बनेगा, और भी बहुत कुछ। दिव्या का अब दम घुटने लगा था उस घर में। मायके जाने तक के लिए भी मना कर दिया जाता और तिवारी जी ये सोचते कि बड़े लोग हैं, काम भी बहुत होता होगा, इसीलिए नहीं भेजते होंगे। एक दिन माँ बोली, अजी सुनते हो, कितने दिन हो गए दिव्या को देखे हुए, उसका फ़ोन भी बंद है। एक काम करो, वो नहीं आ सकती तो आप ही बेटी से मिलाओ। तिवारी जी बोले, पागल हो क्या तुम? इतने बड़े घर की बहू है वो, जिम्मेदारी भी उतनी ही होगी ना उस पर। इतने अच्छे लोग मिले हैं, क्या करेंगे वो दिव्या को? 8 महीने हो गए हैं शादी को, पर कभी तुमने दिव्या से उनकी कोई बुराई सुनी? नहीं ना। और दामाद जी कह रहे थे कि अब दिव्या भी नौकरी करने वाली है, उन्हें ज्वाइन करने वाली है उन्हीं के ऑफिस में। हो सकता है उसी सिलसिले में व्यस्त हो और अपनी याद नहीं आती होगी। फूलों जैसा संभालते होंगे वो अपनी दिव्या को, और अपनी बेटी सुख से रह रही है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें? इतने में नेहा बोली, पापा एक बात कहूँ, अगर आप बुरा न माने तो? हाँ बोलो बेटा। शादी के बाद दीदी अपने यहाँ बस एक ही बार आई है, और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। उसके बाद दीदी ने फ़ोन भी नहीं किया, और अब तो उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। जीजाजी को फ़ोन लगाती हूँ तो कहते हैं कि घर जाकर दिव्या से बात करा दूंगा, पर वो भी नहीं कराते, और अब उन्होंने तो फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया है। ऐसे कैसे हो सकता है पापा? आप ही थोड़ा सोचिए। ये सब सुनकर तिवारी जी को भी थोड़ी चिंता लगने लगी, पर उन्होंने दिखाया नहीं। अच्छा बाबा, तुम दोनों इतना कहती हो तो कल दिव्या के घर चला ही जाता हूँ। दूसरे दिन तिवारी जी अपनी बेटी के घर पहुँचे। हॉल में सास टीवी देख रही थी। नमस्कार जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आप ऐसे कैसे बिना बताए ही आ गई? एक फ़ोन तो किया होता, दिव्या की सास बोली। दरअसल बड़े दिनों से दिव्या की याद आ रही थी, उसकी माँ भी कह रही थी, सो आ गया मिलने। दिव्या कहाँ है, नजर नहीं आ रही? तिवारी जी ने पूछा।
इतने पर सास बोली, वो दिव्या ने ऑफिस ज्वाइन किया है ना, तो शाम को एक साथ ही घर आते हैं। ठीक है फिर चलता हूँ। और दिव्या के पापा लौट गए। दिव्या की सास ने उन्हें पानी तक पूछा नहीं। घर आने पर बोले, तुम दोनों बेकार में ही इतनी चिंता किए जा रही थी। वो अब ऑफिस जाने लगी है, इसीलिए उसे समय नहीं मिल रहा फोन करने का। पर सच तो ये था कि दिव्या बुखार में तप रही थी और सो गई थी। उसे तो खबर भी नहीं थी कि उसके पापा आए हुए हैं। फिर कैसी है वो? कमजोर तो नहीं हुई ना? कैसी दिख रही थी? डर के बात नहीं कर रही थी ना? खुश तो है ना वो? रश्मि जी ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरी बेटियों की चिंता नहीं? अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ इनसे। कलेजी का टुकड़ा है मेरे ये दोनों। ये सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने पापा से लिपट कर रोने लगी। 2 दिन हो गए हैं आपको वहां से आए हुए, पर दिव्या ने अभी तक एक फोन नहीं किया। वो ऐसा नहीं कर सकती। कोई तो बात है। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। आप मेरे साथ चलोगे या मैं अकेले ही जाऊं? पता नहीं क्यों बड़ी बेचैनी महसूस हो रही है। और तीनों दिव्या के घर पहुंच गए। घर के सामने लोगों की भीड़ जमा थी। तीनों ये देखकर डर गए। अंदर गए तो जो देखा उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। दिव्या जमीन पर चादर में लिपटी पड़ी थी। तिवारी जी ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की पर वो उठी नहीं। माँ जोर जोर से रोने लगी और उसे अपनी छाती से लिपटा लिया। तभी नेहा ने उसके हाथ में एक चिट्ठी देखी। वो चिट्ठी उसने उठाई और पढ़ने लगी। पापा, बहुत याद आ रही है मुझे आप सबकी। मैं बहुत बीमार हूँ पापा, प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ। मेरी इस घर में शादी हो, इसीलिए आपने अपनी हैसियत ना होते हुए भी लोगों से उधार ले लेकर इतना सब कुछ दिया। आपको लगा कि मैं सुखी हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। मेरे साथ यहाँ रोज़ मारपीट होती है। सभी के सभी काम करने के बावजूद भी मेरी कोई कीमत नहीं है। मेरा शारीरिक और मानसिक छल होता है। मैं यहाँ सिर्फ एक नौकरानी हूँ और कुछ नहीं। मुझे यहाँ कोई भी पूछता नहीं कि तुमने खाना खाया या नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं, मेरे मन को क्या महसूस होता है, इससे यहाँ किसी को कुछ लेना देना नहीं। मुझे खाना तक नहीं देते ये लोग। मेरा पति भी मेरी कोई कीमत नहीं करता। रोज़ लड़ते हैं मुझसे और कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ रहने की। अब आप ही बताओ पापा, मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ? और अगर मैं आपके पास आती और ये सब बताती तो क्या आप मेरा विश्वास करते? पर पापा, मेरी एक ही विनती है आपसे, अपनी नेहा की शादी अमीर देखकर मत करना। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, चीज़ जेवर, ये सब बेजान वस्तुएं हैं। देखना तो बस लड़का जिसमें इंसानियत हो, और चाहे गरीब क्यों ना हो पर दिल से अमीर हो। मुझे नहीं पता कि जब तक आपको ये चिट्ठी मिलेगी मैं जिंदा रहूंगी भी या नहीं। तुम्हारी दिव्या। ये सब सुनकर तिवारी जी ने आयुष की कॉलर पकड़ ली और कहा, तुम जैसे हैवान से मैंने अपनी फूल सी बच्ची की शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। नाजों से पाला था मैंने अपनी बच्ची को, नहीं संभालना तो कह देते। और दिव्या को भारी मन से वहां से ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। आयुष और उसके माँ बाप को आजीवन कारावास की सजा हुई। साथियों, आज भी अपने समाज में ऐसी कई लड़कियां हैं जिन्हें खुलकर बोलने का हक नहीं है, चाहे ससुराल हो या मायका। कई जगह पिता के तिवारी जैसे व्यवहार के कारण लड़की कुछ बोल नहीं पाती। पर शादी के समय एक बार तो लड़की से पूछना ही चाहिए कि उसकी क्या राय है। आज के ज़माने में लड़कियों का पढ़ा लिखा होना और साथ ही साथ अपने पैरों पर खड़ा होना, या यूं कहीं कि आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर उसे दिव्या जैसा ससुराल मिले तो वो इसका सामना डटकर करे और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, इसके कि वो खुद खुद कर दिव्या के जैसा कदम उठाए। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।